प्रिय विद्यार्थियों, डीएस एडू हब पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 की विज्ञान विषय का तीसरा पाठ आनुवंशिकी। आनुवंशिकी या जेनेटिक्स। बच्चों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में इसका अंक भार है 4 अंक। जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में से एक है आनुवंशिकी। विज्ञान की इस शाखा में हम जीवों में लक्षणों की वंशागति और विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। बच्चों, आप जानते हो कि किसी भी जंतु या पादप की संतति अपने ही जनक के समान होती है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। इन जीवों की संतति में कुछ विभिन्नताएं आ जाती हैं। जैसे आम के पेड़ से आम ही बनेगा, किसी भेड़ से उत्पन्न होने वाली संतान भेड़ ही होगी, लेकिन फिर भी संतति माता पिता से कुछ रूप में भिन्न होती है। तो माता पिता से गुणों का स्थानांतरण संतान में होता है, लेकिन कौन सा गुण कितनी मात्रा में स्थानांतरित होता है, इस बारे में सर्वप्रथम वैज्ञानिक तरीके से प्रयोगों द्वारा अध्ययन किया एक साधारण से पादरी ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ग्रेगर जॉन मेंडल सर्वप्रथम प्रयोग करने के कारण इन्हें आनुवंशिकी का जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। आप साथ साथ में इम्पोर्टेंट टॉपिक और परिभाषाएं साथ साथ में नोट भी करते रहें। मेंडल ने जिस चर्च में वो पादरी थे, उस चर्च के पीछे एक बगीचे में उद्यान मटर पाइसम सेटाइवम के पौधे पर अपने प्रयोग किए और निष्कर्षों का सांख्यिकीय विश्लेषण करके आनुवंशिकता के 3 नियम दिए, जिन्हें मेंडल के नियम कहा जाता है। लेकिन मेंडल के प्रयोगों और नियमों को समझने के लिए पहले कुछ विशेष शब्दावली को समझने की ज़रूरत है। तो आप इस शब्दावली को नोट करते रहें साथ साथ में, और इसको समझकर याद करते रहें। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं वंशागति या हेरिडिटी। वंशागति किसे कहते हैं? लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण को। लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण को वंशागति कहते हैं। दूसरा है संकरण या हाइब्रिडाइजेशन। इसे क्रॉस भी कहते हैं। एक ही जाति की भिन्न लक्षणों वाली जनकों में जनन की
प्रक्रिया को संकरण या क्रॉस कहते हैं। आप साथ साथ में नोट भी करते रहें। तीसरा बिंदु है कारक, फैक्टर। जीव में किसी भी लक्षण को नियंत्रित करने वाला, लक्षण को नियंत्रित करने वाला आनुवंशिक पदार्थ कारक कहलाता है। मेंडल के समय तक उस आनुवंशिक पदार्थ की खोज नहीं हो पाई थी। बाद में जब इसकी खोज हुई तो इसे जीन नाम दिया गया। जीन। अगला शब्द है एलील, या इसे युग्म विकल्पी भी कहते हैं। युग्म विकल्पी किसी जीन के दो विपर्यासी स्वरूपों को एलील कहते हैं। एलील कहते हैं। यदि ये दोनों एलील एक समान हो, जैसे उदाहरण ले सकते हैं हम, तो इन्हें समयुग्मजी एलील। और अगर दोनों ही स्वरूप भिन्न भिन्न हों, यदि दोनों स्वरूप अलग हों तो इसे विषमयुग्मजी एलील जैसे कहते हैं। अगला बिंदु है, मेंडल ने अपने प्रयोगों में जो शब्द काम में लिए, लक्षण प्ररूप। लक्षण प्ररूप, या इसको फिनोटाइप कहा गया। फिनोटाइप क्या होता है? किसी जीव के बाहरी दिखाई देने वाले लक्षण या लक्षणों का समूह फिनोटाइप कहलाता है। फिर है जीन प्ररूप या जीनोटाइप। किसी जीव के आनुवंशिकी संगठन, किसी जीव के लक्षणों का आनुवंशिक संगठन जीन प्ररूप कहलाता है। फिर है प्रभावी और अप्रभावी लक्षण। किसी भी संक्रमण प्रयोग के बाद में
F1 पीढ़ी यानी प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण और जो लक्षण प्रकट नहीं होते F1 पीढ़ी में उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। इस सारी शब्दावली और परिभाषाओं को आप साथ साथ में लिखते रहें और इनको समझें, याद करने की कोशिश करें। अगले वीडियो लेसन में जब हम मेंडल के विभिन्न प्रयोगों और उनका विश्लेषण पढ़ेंगे तो ये शब्दावली उनको समझने के लिए आपके लिए लाभदायक होगी। इसके आगे आठवां बिंदु है एकल संकर संकरण। एकल संकर संकरण मेंडल ने जो संकरण प्रयोग किए उनमें से वो संकरण प्रयोग ऐसा संकरण प्रयोग जिसमें एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया गया। उस प्रयोग को एकल संकर संकरण प्रयोग कहा गया। जैसे पौधा लंबा है या बौना है, उसमें फूल सफ़ेद हैं या बैंगनी हैं, फली मोटी है, फूली हुई या पिचकी हुई है, तो इनमें से किसी मात्र एक लक्षण की वंशागति का ही अध्ययन किया गया यदि किसी प्रयोग में, तो उस प्रयोग को एकल संकर संकरण प्रयोग कहा गया। यदि दो लक्षणों की वंशागति का साथ में अध्ययन किया गया तो उसको द्विसंकर संकरण प्रयोग कहा गया। तो द्विसंकर संकरण प्रयोग क्या है? ऐसा संकरण प्रयोग जिसमें दो लक्षणों की वंशागति का साथ साथ अध्ययन किया गया। उस प्रयोग को द्विसंकर संकरण प्रयोग नाम दिया गया। जैसे एक ही प्रयोग में पौधे की लंबाई और बीज का आकार, ऐसे दो लक्षणों को साथ साथ में अध्ययन करें तो ऐसे प्रयोग को द्विसंकर संकरण प्रयोग नाम दिया गया। ऐसे ही तीन लक्षणों का साथ साथ में अध्ययन करें तो त्रिसंकर संकरण प्रयोग, या तीन से भी ज़्यादा लक्षणों का साथ साथ में प्रयोग करें तो बहुसंकर संकरण प्रयोग, ऐसे प्रयोग को नाम दिया गया। देखते रहें साथ साथ। एक है परागण, पॉलिनेशन। ये नया शब्द नहीं है, आपने पिछली कक्षाओं में इस बारे में खूब पढ़ा है। पौधों में नर युग्मकों का स्त्री केसर या वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं।
पौधों में पुष्प के दो मुख्य भाग होते हैं, मादा भाग स्त्रीकेसर और नर भाग पुंकेसर। तो पुंकेसर में जो पराग कण बनते हैं, पराग कण, इनको नर युग्मक भी कहते हैं। तो ये पराग कणों का स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र भाग पर गिरने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम परागण कहते हैं। इसको दो भागों में बांटा जा सकता है, स्वपरागण, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और संकरण प्रयोग में इसका बड़ा महत्व है, ध्यान से समझें। यदि किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरे तो इस घटना को हम स्वपरागण कहते हैं। ये पौधे का पुंकेसर भाग है और ये स्त्रीकेसर भाग है। तो यदि परागकण परिपक्व होने के बाद इसी पौधे के वर्तिकाग्र पर गिरे तो इसको स्वपरागण कहेंगे। और दूसरी घटना है परपरागण। यदि किसी पौधे के एक पुष्प से परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर गिरे या उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प पर जाकर गिरे तो इस घटना को परपरागण कहते हैं। ये सारी शब्दावली मेंडल के प्रयोगों और उनके विश्लेषण को समझने के लिए बहुत आवश्यक है। आप इनको नोट कर लें और इनको याद करके समझने की कोशिश करें। अगले वीडियो लेसन में हम मेंडल के विभिन्न प्रयोगों और उनके आधार पर निकलने वाले निष्कर्षों और नियमों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।